हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना गौरव। हमने मैथ की सीरीज़ एक स्टार्ट कर रखी थी, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर जीके की वीडियो भी बनाओ। तो आज हम मैथ की वीडियो ना लेकर एक जीके की वीडियो लेकर आए हैं। जो अपनी मैथ की वीडियो है वो कल मॉर्निंग में डल जाएगी। तो आज हम जीके की वीडियो करते हैं। तो जीके की वीडियो में मैंने एक कंसेप्ट है तो समझाने की कोशिश की है, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, रिवर से यानी नदियों से। तो आज हम एक नदी को कवर करेंगे, उसकी ट्रिब्यूटरी यानी जो सहायक नदियां हैं उन सबको हम क्लियर करेंगे। तो साथ साथ मैप के माध्यम से मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो आप सब धीरे धीरे आराम से बिल्कुल दिमाग को शांत करके मेरे साथ समझेंगे। जहाँ कुछ समझ ना आए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको समझा सकूँ। तो आइए अपने साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उस नदी तंत्र का नाम है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र यानी आज हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में आज हम पढ़ते हैं, चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आराम से समझेंगे, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखना है और समझना है। तो हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और नदी को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले आइए एक पॉइंट बनाते हैं। हमने ये एक पॉइंट बना लिया और इस पॉइंट को हमने पानी से भर दिया है। ये अपना पानी है, एक तालाब बन गया। और इस तालाब का हमने नाम रख दिया है मानसरोवर। तालाब का हमने क्या नाम रख दिया है? मानसरोवर। यानी ये अपनी मानसरोवर झील है। और मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, यानी एक पर्वत का टुकड़ा है जो बर्फ़ जम जाती है। बर्फ़ पर्वत के रूप में बर्फ़ जम जाती है, पानी जम जाता है। जो जब वो जमकर पर्वत का रूप ले लेती है तो उसको ग्लेशियर कहा जाता है। तो इस ग्लेशियर का नाम है चेमायुद्रुंग ग्लेशियर। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम चेमायुद्रुंग ग्लेशियर है। और ये सारे जो ग्लेशियर है ये किस श्रेणी में पड़ता है? ये हमारा पड़ता है कैलाश पर्वत श्रेणी में। कैलाश पर्वत श्रेणी में। तो हमने मानसरोवर झील बनाया, उसके पास चेमायुद्रुंग ग्लेशियर बनाया और कैलाश श्रेणी पर्वत बनाया। तो जो चेमायुद्रुंग ग्लेशियर है इसकी जो ऊपरी चोटी है, जो ये वाली चोटी है, इसको नाम दिया जाता है बोखरचू। बोखरचू इस चोटी को नाम दिया जाता है। तो यहीं से एक पानी की धारा निकलती है, जो ग्लेशियर के पिघलने से निकलती है, लगभग 12 मास निकलती है। और वो धारा ऐसे आगे बढ़ती है। हम उस जलधारा को बना के दिखाते हैं आपके साथ साथ। यहाँ से मान लो जलधारा निकल रही है, ऐसे चल रही है। वो हल्का सा ऊपर की तरफ बहते हुए ऐसे बहते 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 फिर नीचे की तरफ आती है। तो हम ये इस नदी को बना रहे हैं। एक जलधारा निकल रही है अभी, और इसी जलधारा का जो नाम होता है वो सिंधु नदी होता है। इसी नदी को हम सिंधु नदी कहते हैं। यही सिंधु नदी आगे चल के दमचोक नामक एक जगह है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर लद्दाख श्रेणी में पड़ता है ये दमचोक। तो वहाँ पर भारत में प्रवेश करती है। यानी यहाँ से जो इस नदी है ये भारत में प्रवेश कर चुकी है। अब इस नदी की जो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी होती है, जो पहली सहायक नदी है सबसे पहली, वो कौन सी है उसके बारे में वो पढ़ते हैं। तो इस नदी है जो इसके ऊपर एक ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, इसको भी हम एक पर्वत के रूप में बना लेते हैं। यानी यहाँ एक पर्वत हो गया है सियाचिन ग्लेशियर का। और इसका जो ये निचला हिस्सा है इसको नाम दिया जाता है रीमो ग्लेशियर। रीमो, तो मैं रीमो लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। रीमो ग्लेशियर, इसको सियाचिन की जीभ कहा जाता है, सियाचिन ग्लेशियर
के निचले भाग को, रीमो ग्लेशियर को। यहाँ से एक नदी निकलती है और वो सिंधु नदी में मिल जाती है। इस नदी का जो नाम है वो है श्योक नदी। इस नदी का नाम क्या है? श्योक नदी। इस नदी को डेथ रिवर कहा जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि ये नदी ऊंचाई से निकलती है और जब गिरती है तो इसके सामने जो भी आता है उसको बहा कर ले जाती है। बहुत ही तीव्र गति से बहती है नीचे की तरफ। तो ये अपनी जो सिंधु नदी है उसकी पहली सहायक नदी है। आगे चलते हैं, यहाँ एक एरिया पड़ता है गिलगित का। यहाँ से एक जलधारा है जो ऊपर की तरफ से सिंधु नदी में मिल जाती है। इस जलधारा को हम नाम देते हैं, गिलगित से निकली है तो गिलगित नदी कहा जाता है इसको। क्या नाम दिया जाता है? गिलगित नदी। गिलगित नदी फिर सिंधु नदी में मिल जाती है। थोड़ा आगे चलते हैं तो इधर पाकिस्तान का एरिया आ जाता है। यहाँ पर एक जगह है चिल्लास, जहाँ से जो सिंधु नदी है यानी जो जलधारा है वो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान की एक नदी है गोमल नदी, वो यहाँ से सिंधु नदी में मिल जाती है, चिल्लास से आगे पाकिस्तान में। तो ये सिंधु नदी की तीसरी सहायक नदी। इसके बाद अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, और काबुल से काबुली नदी या काबुल नदी भी कह सकते हैं हम, यहाँ से काबुल नदी आती है और अपनी जो सिंधु नदी है इसमें मिल जाती है। तो ये इसकी ऊपर की तरफ से आने वाली चौथी सहायक नदी है काबुली नदी। तो हम इसको काबुल नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये जो चार नदियां हैं ये सिंधु नदी की वह नदियां हैं जो ऊपर की तरफ से मिलती हैं। अब बात आती है जो नीचे की तरफ से मिलती हैं यानी दक्षिण की तरफ से। वो सारी नदियां उत्तर की तरफ से मिल रही थी, अब दक्षिण की तरफ से मिलती है। दक्षिण की तरफ से जो पहली नदी सिंधु में मिलती है उसको, वो नदी निकलती है JNK से यानी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से नदी निकलती है जो पहली नदी है उसको नाम देते हैं हम झेलम। झेलम नदी, ये एक पॉइंट बना देते हैं। इस पॉइंट से हम झेलम नदी को निकालते हैं और जो ये पॉइंट है इसको हम पीर पंजाल कह सकते हैं। यानी जम्मू कश्मीर में जो पीर पंजाल जगह है वहाँ से झेलम नदी निकलती है। तो ये झेलम नदी ऐसे निकलती है, आगे बढ़ती है। इसको आगे बढ़ाते हैं, झेलम नदी को आगे बढ़ा के हम इसको यहाँ रोक देते हैं। फिर झेलम के नीचे ही हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है चिनाब। हिमाचल प्रदेश से चिनाब नदी निकलती है और ये जो चिनाब नदी है ये निकलती है बाड़ला चाला दर्रे से। बाड़ला चाला, बाड़ला चाला दर्रा है उससे निकलती है। जैसे झेलम नदी पीर पंजाल से निकली, पीर पंजाल से झेलम नदी निकली, ऐसे ही चिनाब नदी बाड़ला चाला दर्रे से निकलती है और ये अपनी चिनाब नदी झेलम नदी में मिल जाती है। और इसी के नीचे हिमाचल प्रदेश में ही चंबा नामक जगह होती है, वहाँ से जो नदी निकलती है वो नदी निकलती है रावी। और ये नदी यहाँ पर चिनाब में मिल जाती है और चिनाब झेलम में मिल जाती है। तो ये तीन नदियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ से रावी नदी चिनाब में मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक नदी और निकलती है व्यास नदी। और जो ये व्यास नदी निकलती है ये रोहतांगला से निकलती है। रोहतांगला से व्यास नदी निकलती है और ये नदी नीचे की तरफ बहती है। ये ऊपर की तरफ ना बहकर ये नदी नीचे की तरफ बहती है। और जो मानसरोवर के पास ही एक झील है राकसताल झील, इस राकसताल झील से एक और नदी निकलती है जो सिपकिले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और जिसको नाम दिया जाता है सतलुज, या सतलज भी इसको कहा जाता है, सतलज नदी। ये नदी ऐसे आगे बढ़ती है
आगे बढ़ते बढ़ते हुए व्यास नदी को अपने अंदर समाहित कर लेती है, यानी व्यास नदी इसमें मिल जाती है। और ये नदी आगे चलकर चिनाब नदी को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। चिनाब नदी, क्योंकि 3 नदियों का समूह होता है, झेलम, चिनाब, रावी, और सतलुज में व्यास मिल जाती है, 2 नदियों का समूह ये हो जाता है। तो ये नदी यहाँ मिलकर पंचनद बनाती हैं। पंचनद मिला यहाँ बनाती हैं ये। और प्राचीन काल में इसी एरिया को पंजाब कहा जाता था, पंच नदियों के एरिया को पंजाब कहा जाता था। और फिर यही नदी चिनाब को साथ लेकर आगे चलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। इस एरिया को यहाँ मिठानकोट नामक जगह है पाकिस्तान की, वहाँ पर ये नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। और फिर सिंधु नदी आगे प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर में सिंधु नदी मिल जाती है। तो आइए हम इसको एक बार दोबारा दोहराते हैं। यानी सिंधु नदी कहाँ से निकली है? सिंधु नदी कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के ऊपर चेमायुद्रुम ग्लेशियर है, उसका जो ऊपरी हिस्सा है बोखरचू, वहाँ से निकलती है। वहाँ से निकलने के बाद ये दमचोक होकर भारत में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश करने के बाद जो पहली नदी श्योक नदी, जिसको डेथ रिवर कहा जाता है, वो सिंधु नदी में मिलती है। श्योक नदी सियाचिन ग्लेशियर के रिमो ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद गिलगित से गिलगित नदी निकलती है, जो सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद पाकिस्तान से गोमल नदी निकलती है। काबुल से काबुल नदी निकलती है, जो सिंधु नदी में मिल जाती है। नीचे से बात करें तो झेलम जम्मू कश्मीर से निकलकर चिनाब, रावी, व्यास, ये तीनों नदियाँ चिनाब और रावी झेलम में मिल जाती है। और झेलम नदी सतलुज में मिल जाती है, व्यास नदी सतलुज में मिल जाती है। ऐसे ये पंचनद में पांचों नदियाँ मिल जाती हैं। और आगे चलकर मिठानकोट में पांचों नदियाँ सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु नदी में मिलने के बाद आगे जाकर ये अरब सागर में गिर जाती हैं। तो सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। तो यहाँ हमने सतलुज, सिंधु, व्यास, रावी, 5, 6, 4, 10, 11 नदियों के बारे 10 नदियों के बारे में हमने पढ़ा है। तो इन सबको ध्यान से देखें। ऐसे 2 बार 3 बार अपने हाथों से इसी चित्र को बनाएं, ताकि ये चित्र आपको समझ आ सके अच्छे तरह से। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इस चित्र को अपने हाथों से 5 बार बना लोगे तो आप सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में कभी भी गलत नहीं कर पाओगे, और चित्र बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो मैप के माध्यम से मैंने आपको सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ, यानी सिंधु नदी तंत्र को समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसी लगती है, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं इसी कंसेप्ट को लेकर और वीडियो बना सकूं। क्योंकि आगे हमारा गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, उनके भी मैं चित्र के माध्यम से आपको समझा सकूं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरी जीके की पहली वीडियो है, तो कैसी लगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।